नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उस इतिहास में आदिकाल पर आप सब लोगों को इसका जो प्रस्तावना के रूप में मैं बताना चाह रहा था। इससे पहले कि मैंने व्याख्यान में आदिकाल का काल विभाजन इस पर बात की। जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो 4 कालखंडों में हमने बांटा और आदिकाल को हमने यहाँ 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का समय निर्धारित किया। इस पर मैंने बात की थी आदिकाल में कि उस समय की युग एवं परिस्थितियाँ किस प्रकार की रहीं। तो उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इन पर मैं बात कर चुका हूँ। इससे हम आदिकाल के उस युग को, उस परिवेश को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ से आगे जो बात होती है वो है कि आदिकाल के जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी थी। उनको हम सार रूप में अगर देखें और बात करें तो इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई है। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री माना जाना उचित नहीं समझा गया। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम अगर देखें तो कुछ इस प्रकार हमारे सामने निकल कर आती है। सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति हमें दिखती है वो है कि इन ग्रंथों में, आदिकाल की जो रचनाएं हैं, उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। पात्र हमें ऐतिहासिक लगते हैं, किंतु जो तिथियां हैं, जो उनका वर्णन है, वो ऐतिहासिक नहीं है। यानी कि इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है और ऐतिहासिकता भी संदिग्ध है। दूसरी जो विशेषता है, जो प्रवृत्ति है इस युग की, वो है युद्ध वर्णन में सजीवता। निश्चित रूप से मैंने पहले बताया था जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कि ये जो कालखंड है इसमें छोटे छोटे राज्य हैं और उन राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर, विभिन्न छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। तो युद्धों की स्थिति इस समय में बनी हुई थी। तो निश्चित रूप से इस समय के साहित्य में युद्धों का वर्णन है और वो वर्णन भी बड़ा ही सजीव है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो राजाओं के जो दरबारी कवि थे, जो चारण कवि थे, वो राजाओं के साथ युद्ध के मोर्चे पर भी जाते थे, युद्ध लड़ने भी जाते थे और राजाओं के साथ रहते थे। तो निश्चित रूप से वो उन दृश्यों का आँखों देखा हाल वर्णन करते हैं, क्योंकि वो खुद उस युद्ध में सम्मिलित रहते हैं। तो उनके जो वर्णन हैं वो बड़े प्रभावशाली और सजीव बन पाए हैं। अगली जो प्रवृत्ति है, जो विशेषता है, वो प्रामाणिकता पर संदेह है। ग्रंथों की जो रचना है और रचना का जो समय है और उस ग्रंथ में जो समय तिथियाँ गिनाई गई हैं, उनके और जो पात्र हैं उनके मध्य सामंजस्य की बहुत कमी है। इसलिए इन ग्रंथों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर दिया गया है कि ये प्रामाणिक रचनाएं नहीं हैं। दूसरा कारण एक ये भी रहा कि इन ग्रंथों को मूल रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया और इनके जो विकृत रूप हैं, प्रक्षिप्त रूप हैं, अंशों को जोड़ा गया है, घटाया गया है, इससे इनकी प्रामाणिकता बड़ी संदिग्ध जान पड़ती है। क्योंकि कुछ ग्रंथों में जो भाषा है वो आदिकालीन डिंगल पिंगल शैली है और कहीं कहीं उनमें जो भाषा का जो रूप है वो भक्ति काल का दिखाई पड़ता है, आगे का दिखाई पड़ता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि ये ग्रंथ बाद में काटे छांट कर दी गई है इनमें और बहुत सारा अंश इनमें बाद में जोड़ दिया गया है, जिससे इनकी प्रामाणिकता बड़ी ही संदिग्ध मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जब हिंदी साहित्य की जब वो चर्चा करते हैं और आदिकाल का पूरा वर्णन कर देते हैं तो एक जगह पर इन्हें पूरे साहित्य को, इस पृथ्वीराज रासो को जाली तक कह दिया है।
अगली प्रवृत्ति पर हम बात करें तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इन ग्रंथों की जो जो रस परक जो ग्रंथ हैं उन पर हम बात करें तो वीर रस की प्रधानता यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि परिवेश पूरा युद्धों का है और ग्रंथों में युद्धों का वर्णन है, तो निश्चित रूप से वीर रस की प्रधानता होगी ही। कहीं कहीं जहाँ इन्हें युद्धों से अवकाश मिलता है तो वहाँ चारण कवि राजाओं के आश्रय में रहते हुए श्रृंगारिक रचनाएं भी करते हैं और उन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है। नायिका इन ग्रंथों में अपना स्थान रखती हैं, इसलिए यहाँ नायक नायिका के प्रसंगों का विवेचन है, वहाँ पर श्रृंगार रस देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति की हम बात करें तो इन ग्रंथों में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा भी हमें देखने को मिलती है। अतिशयोक्ति इसलिए है कि कहीं कहीं वर्णन इतने अधिक चाटुकारितापूर्ण कर दिए गए हैं कि उन पर विश्वसनीयता पर उनकी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये हम मान सकते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, राजाओं के आश्रय में जो राजकवि रहते हैं, उनका ध्येय निश्चित रूप से अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना रहा, पर वह प्रशंसा एक सीमा तक सही थी और कुछ ग्रंथों में यह उचित भी जान पड़ती है, सीमित भी है, लेकिन कहीं कहीं आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा भी हमें इस काल के साहित्य में देखने को मिलती है। अगली जो बात विशेषता जो इस साहित्य में निकल के आती है वो है संकुचित राष्ट्रीयता। छोटे छोटे राजाओं के राज्य हैं और उन राजाओं ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली। उनका जो राष्ट्र का दायरा है वो अपने राज्य की सीमा तक है। यदि सीमा से कोई छेड़छाड़ होती है तो युद्धोन्माद हो जाता है और इन्हीं को वीरता दिखाने का, बहादुरी दिखाने का माध्यम बना लिया जाता है। तो जो छोटे राज्यों ने अपने जो दायरे सीमित किए वो इस संकुचित राष्ट्रीयता तक ही रहे। इन्होंने भारत या हिंदुस्तान जैसी कल्पना नहीं रखी, बल्कि अपितु ये अपने राज्य तक ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये कुछ विशेषताएं निकली। इसके पश्चात अगली जो प्रवृत्ति या अगली जो प्रधान विशेषता हम देखते हैं इस काल के साहित्य में वो है कल्पना की प्रचुरता। इस समय का जो साहित्य है वो वास्तविक धरातल से बहुत दूर का है। सामान्य व्यक्ति की कोई बात नहीं है, राजा और रानियों के ही किस्से हैं, राज दरबारों की बातें हैं, युद्धों की बातें हैं, सेना की बातें हैं, सेना नायक की बातें हैं। इन्हीं सब पर साहित्य रचा गया है और इसमें भी जहाँ कहीं उन्हें अवकाश दिखता है तो वो कल्पना की बड़ी अतिशय उड़ान भर जाते हैं। इसलिए इन साहित्य में, इन ग्रंथों में कल्पना की बहुत अधिक प्रचुरता दिखाई देती है। इस कालखंड के साहित्य में अगली विशेषता अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इन ग्रंथों में छंदों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है और विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। जो शैलीगत विशेषता होनी चाहिए, जो कि गिने चुने छंदों को रखने का विधान जो होता है, उस विधान को तोड़ते हुए अधिक मात्रा में छंद परिवर्तन भी इन ग्रंथों में दिखता है। अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग है। कहीं कहीं बड़े सहज रूप में अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है, किंतु रचनाओं को अलंकारिक बनाने का कोई ऐसा बहुत अधिक सायास या कहें कि अधिक प्रयास तो नहीं दिखता, पर सभी रचनाओं में लगभग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। एक और जो विशेषता हमारे सामने आती है वो है डिंगल पिंगल का प्रयोग। दो शैलियाँ इस समय हमें देखने को मिलती हैं जिसमें ये साहित्य रचा गया। एक है डिंगल और एक है पिंगल। हमें यहाँ ये अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना होगा कि डिंगल और पिंगल क्या है। तो डिंगल जो शैली है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप से विकसित हुई। ये कोई अपने आप में भाषा नहीं थी, अपितु एक शैली का नाम विशेष है
जो कि अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर के बनी थी। चारण कवियों ने इसे डिंगल कहा, और इस डिंगल में जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो रचनाएं रची गई हैं वो डिंगल में है। पिंगल जो शैली है उसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा गया है। पिंगल में ब्रज भाषा की प्रधानता है और अपभ्रंश का मिश्रण है। ये अधिकांशतः श्रृंगारिक रचनाओं में पिंगल का प्रयोग हुआ और आगे चल करके अपना आकार ग्रहण करके ब्रज भाषा भक्तिकालीन कवियों की प्रमुख भाषा के रूप में स्थान पाती है। तो डिंगल और पिंगल दो जो शैलियाँ हैं इनका प्रयोग इस आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। डिंगल में जहाँ अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप है, पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा का। हम एक बार पुनः देखें तो हमें पता लगता है कि आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हमें दिखती हैं इस प्रकार। ऐतिहासिकता का अभाव, ये पहला बिंदु है। दूसरा हम देखें तो युद्धों का सजीव वर्णन हमें दिखता है। तीसरा, प्रामाणिकता इनकी संदिग्ध है। चौथा, श्रृंगार रस की प्रधानता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, और इस प्रकार के हमें ये दिखते हैं। आगे हम बात करें तो कल्पना की प्रचुरता हमें यहाँ दिखाई देती है। विविध छंदों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, डिंगल और पिंगल का प्रयोग है। इस प्रकार ये प्रमुख विशेषताएं हमें इस साहित्य की देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए, तो यहाँ भी बड़ा विवाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। ये 84 सिद्धों में से एक हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि सरहपाद की जो रचनाएं हैं वो दोहों के रूप में, स्फुट रूप में मिलती हैं, उनका कोई ग्रंथ नहीं है। तो बात आती है कि हिंदी का पहला कवि यदि सरहपाद को मान लिया जाए तो पहली रचना किसे माना जाए। साथ ही साथ यहाँ विवाद कवि को लेकर के भी है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानना चाहते हैं। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि स्वीकार भी किया है। दोनों की रचनाएं हम यहाँ एक बार देख लेते हैं और इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन हिंदी का पहला कवि हो सकता है। सरहपाद का एक दोहा है, जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तहिवट चित विश्राम करो, सरहे कहेउ उवेश। और वहीं शालिभद्र सूरी का एक दोहा है, उपनु ए केवल नाण तऊ, विरहई रिसहे शिव ए, आविव ए भरय नरिंद सिंह अवधापुरी ए। स्पष्ट रूप से हम इन दोनों दोहों से देख सकते हैं कि सरहपाद की रचना में मन, पवन, रवि, शशि, प्रवेश, वट, चित्र, विश्राम, इस प्रकार के शब्दों को पाते हैं जो हिंदी के बहुत ही निकट हैं और हिंदी का पहला कवि उन्हें घोषित करते हैं। बात आती है कि हिंदी की पहली रचना किसे माना जाए, तो सभी विद्वान लगभग अब एक मत होने लगे हैं कि सरहपाद पहले कवि हैं और दोहा कोश उनकी पहली रचना है। पर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को मानना चाहते हैं, और कुछ विद्वान हिंदी के पहले ग्रंथ के रूप में श्रावकाचार को, जो कि देवसेन एक कवि हैं, जैन कवि हैं, जैन मुनि हैं, उनकी रचना है श्रावकाचार, उस श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानना चाहते हैं, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म, जो जैन धर्म है, उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किस प्रकार की हैं उसको हमने अच्छे से जान लिया। इसके बाद हम उन प्रवृत्तियों की विशेषताओं को, आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं को हम जान चुके हैं कि किस प्रकार वीर रस की प्रधानता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, कल्पना की प्रचुरता है, ऐतिहासिकता का अभाव है, युद्धों का वर्णन है, प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम
आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।